फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा हब यूपीएससी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो देखिए, फाइनली जो है आज हम लोग जो है आपका क्लास 6 का जो एनसीईआरटी चल रहा है उसका हम लोग आज लास्ट चैप्टर जो 8 नंबर चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 8 जो है इसको हम कवर करने वाले हैं। और फाइनली बता दें कि क्लास 6 का ये अंतिम चैप्टर होने वाला है। इसके बाद हम लोग क्लास 7 का बुक जो है स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर आपका लास्ट है। ओके, फाइनली देखिए आज जो इस चैप्टर में है वह है भारत का जो जलवायु और वनस्पति तथा वन्य प्राणी है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। ठीक है, देखिए बात करें तो एक बात अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। क्या कि अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा भी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि क्या है ये कुछ नहीं है, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है तो इस बार 2024 में जो एग्जाम हुआ है यूपीएससी प्री का, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके बने हैं वो एनसीईआरटी से ही बना है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही बना है, एक बात एकदम गारंटी है। आपको ट्रस्ट नहीं है तो एक बार पीवाईक्यू को उठाओ और देखो 2024 का जो पेपर है पूरे के पूरे लगभग मतलब क्वेश्चन की बात करें तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो एक बार मुझे कहना, मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, अब देखो कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो यही जो भी हमारे भारत की जलवायु है, जो भी मौसम है, जो भी वनस्पति है और जो भी वन्य प्राणी हैं, जीव हैं, उनके बारे में इसमें जानकारी लेने वाले हैं। ओवरऑल बात करें तो यहाँ इस चैप्टर में जो क्लास 6 के लिए दिया गया है वही पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे वही जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट कथा कहानी जो है स्टार्ट है कि आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं तथा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम जल वायुमंडल के में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होते हैं। याद रखिएगा कि मौसम में जो है आपका तापमान, ठीक है, वर्षा, तापमान तथा सूर्य का विकिरण एक्स्ट्रा और भी कुछ शामिल है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया है कि मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। राइट, ये तो आप भी जानते हैं कि कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल भी छा जाते हैं, तो ये भी बात सही है। जो अभी का मौसम है ऐसा फील कर रहे होंगे। तो कभी वर्षा होती है, अभी बरसात भी हो रही है। ठीक है, फिर बात आता है कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि फिलहाल अभी के समय में हम लोग जी रहे हैं। ओके, देखिए ये सारी चीजें कथा कहानी है जो कि पढ़ना नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। ये जो चीजें हैं आप सच में जी रहे हैं तो ये आपको मालूम है। राइट, तो मैंने पहले बता दिया, थोड़ा सा तो समझ लो। फिर देखो अगर बात करें तो आज आपके नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर बताया यही है कि मौसम के बारे में हमारा एनसीईआरटी बता रहा है कि सामान्यतः जो है भारत में प्रमुख मौसम होते हैं, जैसे कि दिसंबर से लेकर के फरवरी तक ठंडा का मौसम रहता है, ये आप भी जानते हैं, जिसे हम सर्दी भी कहते हैं। फिर बात करें दिसंबर, फरवरी खत्म होता है मार्च से लेकर मई तक का मौसम जो होता है वो गर्मी का है, जो कि हम लोग झेल चुके हैं। ठीक है, मई द एंड हो गया। अब जून से लेकर के जो अभी सितंबर तक, अभी नेक्स्ट महीने तक जो झेलने वाले हैं हम लोग, वो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जो होता है ये वर्षा का मौसम होता है। इसी समय जो है मानसून जब आता है तो ये पहाड़ों से टकराता है तो बारिश का जो है सिलसिला चालू होता है। ठीक है, फिर बात होता है यहाँ से अक्टूबर से लेकर के नवंबर में मानसून के लौट जाने का जो है मौसम होता है और इस समय सर्दी का मौसम होता है, शरद जिसे कहते हैं ये। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के, 4 टाइप के हमारे पास यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मौसम पाए जाते हैं। कहाँ पे? भारत में प्रमुख। ठीक है, मुख्यतः। ओके,
अब देखो कुछ ऋतुओं के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी। देखो अगर बात करें तो इसमें और कुछ चीजें डिटेल्ड में बता सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको बता करके यहाँ पे होच पोच कर दूं। ठीक है, देखो प्योरली एनसीईआरटी पढ़ो, प्योरली एनसीईआरटी का नोट्स बनाओ, और स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड जानकारी जब डेप्थ में मिलेगा तो उसे एक अलग नोट्स बनाना। ठीक है, एकदम क्लीन कॉपी में नोटबुक में। अभी यहाँ पे प्योरली ओनली फॉर एनसीईआरटी के जो भी कंटेंट है लाइन बाय लाइन उसको नोट डाउन करो। देखो बात करें ऋतुओं की तो पहले हम देखते हैं शीत ऋतु, राइट। अब देखो ये जो शीत ऋतु है ये ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। अब बताओ भाई, अभी तो आपने पढ़ा है ना कि सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ने का कारण क्या है, कब कब नहीं पड़ता है, किस के कारण, क्यों, सारी चीजें आपने पढ़ लिया है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कहीं से भी कि इन सब चीजों में आपको थोड़ा भी डाउट होगा, थोड़ा भी कहीं प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ही, ठीक है, उत्तर भारत का तापमान जो है कम होता है। राइट, ध्यान देना, उत्तर भारत वाला जो है तापमान, ये वाला उत्तर भारत समझ रहे हो, उत्तर भारत समझ रहे हो ना, नॉर्थ वाला नहीं समझ रहे हो, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ये वाला भाग की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला। देखो भाई, हमें अभी तक भी मैप बनाने की कला नहीं है, तो प्लीज सॉरी। तो देखो ये बात जो है यहाँ तक मैं बना लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं चल पाया, अच्छा नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, अब देखो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शीत ऋतु होता है, भारत की बात कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं ग्रीष्म की। ठीक है, देखो तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, ये बात समझना। तो तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म तथा शुष्क पवनें बहती है जिसे लू कहा जाता है। लू कहा जाता है, लू एक हवा है, पवन है जो बहती है, जिससे बचना पड़ता है, नहीं तो ये जब लगता है तो क्या होता है, इंसान के शरीर को हानि पहुंचाता है। तो ये बात याद रखना, ये गर्मियों के समय में चलता है। ठीक है, लू मारता है। ठीक है, तो ये यहां तक समझ गए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब जाइएगा एनसीईआरटी में तो ये कहेगा कि आओ खेलें। अब बच्चे खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो वो खेलेंगे। जैसे कि देखो सन को कैसे बनाया है, यहाँ बादल को कितना प्यारा, यहाँ अम्ब्रेला को, तो कुछ इस प्रकार से आपको खिलाने की कोशिश करेगा। देख लो, थोड़ा बताते हैं। हिंदी में वर्षा, जो बारिश आती है उसे हिंदी में वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं। ठीक है, तो ये बंगाली में वर्षण कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी, बट आपके काम का नहीं है, इसे आगे करो। चलो स्किप करते हैं उसको। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। राइट, अब देखो ये दक्षिण पश्चिम मानसून अगर समझ लेते हो, ये वर्षा का मौसम समझ लेते हो कि आखिर इसी समय में वर्षा क्यों आता है। राइट, तो आपको अच्छा होगा, क्योंकि आप जब बारिश आता है तो समझ पाओगे कि चलो अब मानसून कब से कब तक रहता है, कब से कब चलता है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। अब देखो ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है या वर्षा की बात यहाँ पे जो आपको बता रहा है, राइट, ये क्या है ये जानते हो, ये है मौसम को आगे बढ़ने का। इस समय पवन जो है, पवन यानी कि हवा, समझ रहे हो ना, आंधी जिसे कहते हो, ठीक है, वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है। जो बंगाल का खाड़ी है तथा अरब सागर जो है, आपने मैप में देखा होगा, वहां से क्या करती है, स्थल की ओर बढ़ती है। स्थल यानी कि जहां पे जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती हैं, जहां पे हम अभी जीवन यापन कर रहे हैं, उधर से हम लोगों की तरफ जो है चलना आरंभ करती है। ठीक है, फिर अपने साथ नमी भी लाती है, समझ रहे हो ना, क्या लाती है, नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है, समझना, ध्यान से चीजों को समझना, जब ये पवन जो है पहाड़ से टकराती है तब जाकर के वर्षा होती है। ठीक है, तब जाकर के जो है आपका ये वर्षण जो है शुरू होता है, स्टार्ट होता है। डियर, मैं बात करूं तो गारंटी लेता हूं कि अगर मैं चाहूं तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और ये एक टॉपिक दक्षिण पश्चिम मानसून का कम से कम 15 से 20 मिनट हम आपको अच्छे से पूरे डिटेल में समझा सकते हैं।
एकदम मैं 100% की गारंटी लेकर कहता हूं कि इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप सोच नहीं पाओगे। लेकिन मेरा यही मानना है कि पहले जहां पे एनसीईआरटी आपको जो दे रहा है उसे ले लो, यहां से आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लो कि हाँ, जब इस टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक में पढ़ने जाओगे तो ये आपको सुन करके आश्चर्य नहीं होना पड़ेगा कि यार सच में पहाड़ों से टकराने के बाद जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो हवा या पवनें निकल कर आती है उसी के कारण बारिश होता है। अब इसमें उलझने की आपकी नौबत ना आए, डायरेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट होगा उस टाइम वहां से उसे चुन लो, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं मेरे पढ़ाने और पढ़ने का भी खुद का स्ट्रेटजी यही रहा, ठीक है। तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूं और मुझे भी उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है। और बहुत मजा आएगा यार पढ़कर। तो देखो इस तरीके से जब आप इन सब चीजों को पढ़ लोगे, डायरेक्ट इन चीजों को पढ़ लोगे, तब जाकर के स्टैंडर्ड बुक पे चलोगे पढ़ने, आगे बढ़ोगे तो वहां पे एकदम मजा आएगा भाई आपको, ठीक है। अब देखो, तो ये तो आपने समझा, राइट। अब देखो मानसून जब आया तो फिर ये लौटेगा। अब जब कुछ आता है तो जाएगा ना। अब देखो जब मानसून के लौटने का मौसम या शरद कहते हैं उसको, तो इस समय पवन जो है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों में जो कि विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होता है। जब लौटता है तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो। मुझे उम्मीद है कि आप करोगे ना, मुझे उम्मीद है कि आप करोगे, राइट। अब देखो अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है भाई, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। क्या है कि विशेषकर जो है यहां से तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखना, तथा आंध्र प्रदेश तक मौसम का वर्षा होता है। कब? जब मानसून लौटता है तब की बात हो रही है। कब का? जब मानसून लौटता है तब का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहां से कह रहे कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको एनसीईआरटी दे रहा है, राइट। देखो भारत की जलवायु को मोटे तौर पे मानसूनी जलवायु कहते हैं, राइट। देखो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, ठीक है। याद रखना मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम, ओके। देखो भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अब प्यारे अगर आपसे पूछे कि उष्ण कटिबंध क्या है, कैसे कहां पाया जाता है, इसकी क्या कारण है, क्या आप कंफ्यूज हो रहे हो? मुझे बताना कि एनसीईआरटी आपको कैसे आगे परत दर परत आपको खड़ा कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध होने के कारण जो है ये आपका यहाँ पे अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से ही होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण जो हमारा भारत है वो उष्ण कटिबंध में है, जिसके कारण यहाँ पे अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी जो पवन है वो जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन है जो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से आती है उसके कारण होता है। और भारत में कृषि वर्षा पर, ठीक है, कृषि वर्ग पर निर्भर रहता है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर रहता है, राइट। थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट है पढ़ने में, कुछ अच्छा से ये नहीं है, ठीक है। तो देखिए भारत जो है हमारा वो कृषि जो करता है वो सिर्फ वर्षा पर निर्भर है। बट अब कुछ ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग अपना कुछ उपकरण जो है वो तैयार कर लिए हैं, टेक्निकल चीजें हमारे पास आ रही है और कुछ ज्यादा ही हायर करना शुरू कर दिए हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब जाकर के थोड़ी बहुत हम लोग इस पे भी निर्भर हो गए हैं, टेक्नोलॉजी पे भी, राइट। अब देखो अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि क्या मानसून अच्छा था या नहीं, तो आप इसका आंकड़ा कैसे बताओगे कि मानसून अच्छा था या बुरा था? तो इसके लिए आपको कहना क्या होगा कि जब देखेंगे कि पर्याप्त मात्रा में जो है वर्षा हो रही है, अगर राइट, अगर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रही है
और फसलों का उत्पादन जो है अधिक मात्रा में हुआ है, तो आप समझना कि मानसून एकदम अच्छे तरीके से हुआ है, बेहतर हुआ है, अच्छे ढंग से हुआ है। ओके, देखो प्योरली एनसीईआरटी पढ़ो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे नजर आएगी मेरे प्यारे, देखना, थोड़ा सा देखोगे एकदम मजा आएगा। देखो आओ कुछ करके सीखें। अब यहाँ पे क्या सिखा रहा है आपको, भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थलों को चिन्हित करें। अब देखिए राइट, अब इसको छोड़ते हैं। अगर आपके पास एटलस है तो थोड़ा सा इसे यूज करेंगे, फॉलो करेंगे, चीजों को थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, करके मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। ओके, अब देखिए एक बात बताते हैं, हमारा यूपीएससी क्या डिमांड करता है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वो तुमको अच्छा लगना चाहिए। अब हमको उससे बहस नहीं है कि तुम क्या पसंद करते हो, तुम क्या नहीं पसंद करते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना होगा, आपको अपने डिमांड से नहीं, हमारे यूपीएससी के डिमांड से चलना होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन सकते हैं। नहीं तो फिर अपने डिमांड से चलोगे तो फिर ये संभव नहीं है। अब देखो किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ठीक है, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चवास पर निर्भर करती है। अगर हम बात करें कि किसी स्थल, किसी जगह का जलवायु कैसा रहेगा, वह किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्थिति पे, उस स्थल की स्थिति क्या है, साथ साथ वो कितनी ऊंचाई और गहराई पे है, और वहां से समुद्र की दूरी जो है कितनी है, ठीक है, और तथा उच्चवास पर निर्भर करती है। मैं कहूं एक बात कि ये उच्चवास क्या है, किसी को मालूम है उच्चवास क्या है? उच्चवास थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए फिर आगे है कि इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। हमारे भारत का जो जलवायु है अलग अलग क्षेत्रों में, एनसीईआरटी का कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में, ये डायरेक्ट कह रहा है कि जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। क्षेत्र के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पे, भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग के जलवायु पाए जाते हैं, कम और बेस पाए जाते हैं। जैसे कि आपको बताया है कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, राइट, तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर, ठीक है, जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना होगा। अब देखो यही भारत है, हमारा यही प्यारा भारत है, जहां पे जो राजस्थान राज्य है, प्रदेश है, वहां पे मरुस्थल में जो स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी फेस करना पड़ता है। और वहीं हमारा भारत, जब इधर आओगे आप नॉर्थ की तरफ, तो देखोगे कि जम्मू और कश्मीर जो है कि द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंडी पड़ रही है उसी टाइम। तो ये चीजें हमारे स्थल पे देखने को मिलता है। अब तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई की बात करें, जो समुद्र के किनारे हैं, तट के किनारे हैं, तथा कोलकाता की जलवायु मध्य है, मध्य मतलब मीडियम होता है, ठीक है, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं, राइट, वो ना ही अधिक गर्म रहते हैं और ना ही अधिक ठंडे रहते हैं। अब समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र होता है, ठीक है। क्या होता है, जो स्थान समुद्र के तट पे है, तट के किनारे है, वो बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इस सब चीजों को। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा ही नहीं होती, ठीक है, तो होती ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकता था बट होती ही नहीं। तो ये चीजों को याद रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और फिर अपनी जगह पे करते हैं। और देखो आपको चीजों को अच्छे से समझना है, पढ़ना है और याद रखना है, ज्यादा बर्डन बना करके चीजों को नहीं रखना है। अब यहां से कुछ चीजों को मैं दिखाऊं तो देखना है आप। अब प्राकृतिक वनस्पतियां, बस कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, जो भी है हमें लग रहा है कि लेक्चर देखने के बाद आपको पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा यहाँ पे, तो आपको प्राकृतिक वनस्पति दिखा रहा है। अब क्या है ये प्राकृतिक वनस्पति, ओके, क्या है। अब मैं कहूं तो देखो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के
का पादप जीव देखते हैं, राइट। अपने चारों तरफ हम जहां पे अभी हैं वहां चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीव होते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। देखो कितना अच्छा से खिला रहा है बच्चों को, ये क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रहा है मेरे भाई, ध्यान रखना, एकदम अच्छे से बताएगा। अब देखो कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ियां कहते हैं, एकदम एंटरटेन कर रहा है आपको और अच्छे से बता रहा है। आपने मैदान में कभी खेला होगा, फील्ड में, ठीक है, ग्राउंड में, तो वहां पे कुछ कुछ झाड़ियां जो है छोटी होती है, पौधे, उसे क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं, याद रखना, झाड़ी कहते हैं, राइट। अब देखना जैसे कि कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन सब चीजों को। अब ये चीजें अगर याद नहीं रखोगे प्यारे तो क्या रखोगे, बताओ क्या रखोगे। अब बताओ, मुझे बताओ कि ये सब चीजें अगर याद नहीं रहे तो फिर रहेगा क्या। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, इनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे कि नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिन्हें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो कि बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे कि घास, झाड़ियां और कुछ पौधे हैं जो बिना मनुष्य के लगाए ऑटोमेटिक खेतों में, ऑटोमेटिक पृथ्वी पे, इस भूमि पे अगर उपज रहा है, उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, सोचे हैं कभी? मुझे बताइएगा कि आप सोचे हैं कभी? नहीं सोचे होंगे। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। इसमें वर्षा की मात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है, याद रखिएगा। ये सब जलवायु पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब समझिएगा, भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंध, ठीक है, पतझड़ वन, ठीक है, झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है, ओके। अब हम बात करें तो देखो ये कुछ पिक्चर्स हैं उष्णकटिबंधीय वर्षण वन के। अब देखो उष्णकटिबंध वर्षण वन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। उष्णकटिबंध वर्षण वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इतना घना होता है ये वन, इतना सघन होता है कि यहाँ पे सूर्य की प्रकाश इसके नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। वृक्ष की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है, ओके। तो याद रखिएगा, इसे ही सदाबहार वन भी कहते हैं। अखंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिम घाटी की संकी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष, ठीक है, जो ये है घोनी और एबोन तथा रोजवुड, ये सब इसके ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बस इतना जान लो। फिर देखो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश में बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्षण के लिए निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सौगान, ठीक है, पीपल, ठीक है, नीम तथा शीशम, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। बस इतना जानकारी लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इनफ है अभी के लिए, ठीक है। पहले बेसिक तो स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर जाकर के स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना, सीजी लियोन जो भी हो, जिसे भी आप फॉलो करना चाहते हो उसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पतझड़ वन का एग्जाम्पल है, कुछ पिक्चर्स फॉर्म में मैं दिखाया हूं। अब देखो ये जो झाड़ियां हैं ठीक है, इस प्रकार की वनस्पतियां देश के सूक्ष्म
भागों में पाई जाती हैं, कि क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कैवट्स, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि हैं। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाटी के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। ओके, बस हम तो कहेंगे कि बस ओवरऑल इतना पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, इतना ही इनफ है। आगे जो होगा देखेंगे, पहले एनसीईआरटी कवर करते हैं। अब देखो पर्वतीय वनस्पति, अगर इन सब चीजों की बात करें तो 1 से 2 क्लासेस लगेंगे आपको पूरा कराने में स्टैंडर्ड बुकों की। पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। पर्वत की जैसी ऊंचाई होगी, जैसे ढाल होगी, उस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऊंचे ढाल के साथ तापमान में कमी आती है। ये आप पहले भी जान चुके हैं, मैं बताया भी हूं अच्छे से। और समुद्र तल से एक 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार होता है। बस ये देख लो, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जानो। फिर ठीक है, देखो शंकुआकार होता है, ठीक है, पेड़ों का आकार जो होता है वो शंकुआकार होता है, जो दिखा रहा हूं। और ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार हैं। ठीक है, अब देखो मैंग्रोव वन लास्ट है। अब देखो ये वन खरे पानी में भी रह सकते हैं। खरे पानी समझ रहे हो ना? हाँ, ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। ओके, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? अब इतना वन हम लोगों ने पढ़ा, जितने भी टाइप्स हुआ हम लोगों ने पढ़ लिया, राइट। अब देखा तो भाई एक बार तो सोचो, आपकी माइंड क्यों नहीं सोच रही है? सोचना शुरू करो कि आखिर जरूरी क्या है, नीड क्या है हमें इस वनों की। समझा रहा हूं, देखो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। कौन? पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये जानते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार की वे मिट्टी अपरदन को रोकने, अपरदन और निक्षेपण मैं बहुत अच्छे से समझाया हूं। इस क्लास 6 के ही चैप्टर में, बुक में ही है ये टॉपिक। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए और आराम से देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं देखेंगे फिर भी अगर कहिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड बुक या कोई भी चीजें या क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, कि किसी भी मास्टर और किसी भी गाइड करने वाले भैया और दीदी का नहीं है। ठीक है, समझ है ना मेरी बातों को? हाँ, तो थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो। अपरदन को रोकता है। ठीक है, वनों में हमें ईंधन, लकड़ी, चाक, जड़ी बूटियां, लाख, ठीक है, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, यही सब चीजें हैं। और इसे जो है आपको पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? समझ रहे हैं? हाँ, तो ये कुछ पिक्चर्स फॉर्म में आपको दिखा रहा है एनसीईआरटी, देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, क्योंकि मैं टाइम भी दे रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। वन्य प्राणी की मैं बात करूं तो देखो, सबसे बड़ा खतरनाक चीजों को मैं दिखाया, शेर, प्यारा क्यूट हिरन, ये देखो क्या है। और चीजों को पहचानो, मुझे तो आता नहीं। ये देखो प्यारा प्यारा क्यूट हाथी है, एलिफेंट है। अब देखो चलो, वन्य प्राणी की मैं बात करूं तो विभिन्न प्रकार के वन्य जीव का निवास होता है। एक तो आप जानते हैं, वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उभयचर, पक्षियां, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों की निवास होती है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? ये गुजरात के गिर,
ठीक है, गुजरात के गिरवण में। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? चलिए अब आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं अपने सेशन को। ओके, अब देखो मेरे प्यारे, यहां से देखोगे तो सींग वाले गैंडा आसाम के जंगलों में घूमते हैं, हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ठीक है, ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली बाघ कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको कोई नहीं छोड़ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जो हैं आपको जैसे कि बंदर, सियार देखे हो, गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है। भेड़िया, नीलगाय, ये भी गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है। चील इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। एक चीजों को मैं बताऊं कि गांव में जब किसान जो हैं, जिसकी खेती होती है, खेती बाड़ी है, अगर वो नीलगाय अगर उनके फसल को चर जाता है, खा जाता है और उसको मार देते हैं या उसको तंग करते हैं, तो वो चीजें, ये पशु एक ऐसा है, ये जानवर, कि उनको और तंग करता है। ठीक है, आप कभी जाना गांव में, अगर नहीं, गांव से कोई लगाव नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, तो कभी जानने की कोशिश करना अपने दादा दादी से, फिर आपको समझ में आएगा। आओ आगे लाइन देखते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता प्यारा है, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां हैं, जिसमें कोबरा एवं कैरत प्रमुख हैं। तो ये भारत से रिलेटेड चीजें थी। तो हम लोगों ने भारत से रिलेटेड चीजों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ली, और पूरी की पूरी जानकारी लिया तो हमें देखने को मिला कि चलो अच्छी सी जानकारी हमें तो मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे चीजों को। अब देखो, वन के काटने तथा जानवरों को शिकार करने के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीव प्रजाति तेजी से घट रही हैं। ये आपको भी मालूम है, और हमें जब मालूम है तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये गलत है करना, लेकिन हम लोग तो नहीं कर रहे हैं भाई, तो फिर हम क्या करें? हम यही करेंगे कि कुछ रोकने की कोशिश करेंगे। अब देखो, आईएफएस बनोगे तो वन विभाग आपको ही मिलेगा ना, तो इस पे कुछ तो एक्शन लोगे। राइट, अब देखो, बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने क्या किया है? हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हरित परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उसकी नक्शा, उसकी स्थिति बता सकते हैं? तो बताइएगा। अब देखिए, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। कैसे? यहां बता रहा है कि आप जानवरों के शरीर के विभिन्न, जैसे कि हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। देखो, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ऐसे जो होंगे वो गौ हत्या को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध कर रहे होंगे कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन आप में से ही बहुत ऐसे होंगे जो चमड़े की बेल्ट, चमड़े की जूता, चमड़े की जैकेट पहनना पसंद करते होंगे। तो सबसे बड़ा रोल तो आप ही नहीं यहाँ पे निभा रहे हैं कि उसको आप प्रोत्साहन कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इस काम को और आगे बढ़ाओ। अगर हम उन सब चीजों का यूज ना करें, उसे नकार दें, उसे छोड़ दें, उसे त्याग दें, उसको बहिष्कार करें, तो फिर ये चीजें घटेगी। समझ रहे हैं? तो ये बता रहा है खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्सर कि पहले सप्ताह को वन्य जीवन सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अक्सर ये अक्टूबर है। राइट, थोड़ा सा यहां देखने में मिस्टेक हुआ है, अक्टूबर, ताकि वन्य जीव के निवासों को संरक्षित रखने के लिए कुछ जागरूकता लाई जा सके। अब हमारे इस चैप्टर का आज का ये लास्ट चैप्टर रहा, और क्लास 6 हमें लगता है कि आज द एंड हुआ, और हम लोग कल से जो है क्लास 7 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है,
क्लास 7th की ओर बढ़ेंगे और क्लास 7th को पढ़ेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो भी प्यार मुझे दिया क्लास 6 के बुक्स के लिए, एनसीईआरटी सीरीज के लिए, इसके लिए थैंक यू। और आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे बताएंगे कि क्लास 6 में आपको जो भी बुक से रिलेटेड डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपको थैंक यू, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए फिर ओके ओके राइट एंड लव यू, ओके। तो चलिए